नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। हम लोग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज़ कर रहे हैं। तो ये भागवा 4 है और आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होंगे। धन्यवाद। आइए देखते हैं पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुलिंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो मुलिंगला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, टोंस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो टोंस नदी जो है वो सहायक नदी है आपकी यमुना की। ठीक है। टोंस नदी जो सहायक है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? यमुना नदी की। अगला प्रश्न है, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो दुग्धधारा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। दुग्धधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि जो सबसे बेहतर क्वालिटी का लोहा होता है वो किस उस अयस्क का नाम क्या है। तो इस जो अयस्क का नाम है वो मैग्नेटाइट होता है। ठीक है। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा क्या है। यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क होता है जिसमें 70% तक लोहा के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हेमेटाइट और इसके बाद लेमोनाइट। ठीक है। तो कभी कभार मिलान के लिए पूछा जाता है कि हेमेटाइट, सेडेराइट, मैग्नेटाइट, इस टाइप से रहता है कि उत्तम क्वालिटी का लोहा और निम्नतम क्वालिटी का लोहा का मिलान करें। तो याद रखिएगा कि सबसे उत्तम क्वालिटी का मैग्नेटाइट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा है। तो ये जो सर्वाधिक वो राजस्थान है। ठीक है। ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करता राज्य राजस्थान है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव क्या। भारत में राजस्थान ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है और यहाँ भेड़ पालन और ऊँट पालन बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक। अगर पूछा भी जाए कि ऊँट पालन क्या है तो ऊँट पालन तो आप लोग बता दीजिएगा क्योंकि वो बलवाई क्षेत्र है, तो ऊँट है। लेकिन आप ये नहीं बता पाइए कि भेड़ भी सबसे अधिक राजस्थान में ही पाए जाते हैं। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। ठीक है। तो ये जो अशोक के अभिलेख से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरे हिसाब से इतिहास के कई महत्वपूर्ण भागों में से एक अशोक के काल को माना जाता है। तो अशोक के काल में जो स्वयं को मगध का सम्राट कहा गया था वो भारभू अभिलेख से था। ठीक है। कौन सा अभिलेख था? भारभू अभिलेख। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं भारभू अभिलेख कहाँ पे। तो राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर में स्थित है। पूछा जाता है कि कुछ अभिलेख और स्थान का नाम दिया जाता है। तो भारभू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था। और दूसरा जो भारभू अभिलेख है वो राजस्थान जिले में पाया जाता है। ठीक है। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। ठीक है। तो दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। किस काल में? गुप्त काल में। और आपको एक और बात बता दें, जो हमारे मंदिरों का निर्माण जो प्रथम बार स्टार्ट हुआ है या प्रारंभ हुआ है वो गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ था। इससे पहले कोई मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। और जो मंदिरों के साक्ष्य का प्रारंभिक अगर दौर देखा जाए तो गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण हुए। और जो गुप्त काल के जो लोग थे वो शिव पूजक, विष्णु पूजक, सारे धर्म को मानने वाले थे। और साथ साथ ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो जो शुद्ध अरबी के सिक्के थे वो इल्तुतमिश में चलाए थे, जहाँ कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इसे चांदी का टंका भी कहा जाता था। और जो तांबे का है उस सिक्के को चांदी का उसको जीतल कहा जाता, तांबे को जीतल और जो चांदी को टंका। ठीक है। निम्नलिखित में किसने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो लगभग सभी लोगों को पता है कि अल्फ्रेड वेगनार थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत 1912 ईस्वी को दिया गया। कब दिया गया? तो 1912 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है। याद रखिएगा 1912 ईस्वी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन जो सागर का परियोजना है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो ग्रेट जो हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछा जाए तो ये शिमला है। और इसके आसपास पर्यटन स्थल में मनाली, कुल्लू आदि पाए जाते हैं। ठीक है।
केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम ए पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? एम ए पुंछी आयोग का गठन कई बार पूछा जाता है कि एम पुंछी आयोग का जो गठन हुआ था वो किस लिए किया गया था, तो केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। और अगर पूछा जाए कब किया गया था तो ये 2007 में किया गया था। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, सरकारी आयोग के बारे में कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ठीक है, पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 155 अनुसार 155 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कई बार लोग इसमें राष्ट्रपति को मार देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं होता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? ठीक है, अगर अध्यादेश कोई पारित हुआ है तो ये दोनों सदन के बीच कितना समय सीमा होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है समय सीमा वो 6 सप्ताह होती है। क्या होती है? 6 सप्ताह होती है। कई लोग 6 माह लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये 6 सप्ताह होती है। कि ज़्यादातर जो संविधान में जो समय काल है वो 6 माह दिया गया है, लेकिन जो इसका आंसर है वो 6 सप्ताह है। ठीक है, और ये अध्यादेश जो लाया जाता है वो 127 आर्टिकल के तहत लाया जाता है। कई बार पूछा जाता है अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लाया था, तो 127 आर्टिकल के तहत लाया जाता है। सरकार के संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम भारतीय संविधान के किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा जो संघीय व्यवस्था है हमारा वो कनाडा से लिया गया। ठीक है, हमारा जो कनाडा का जो संघीय व्यवस्था है और भारत का संघीय व्यवस्था लगभग सेम है। अमेरिका का थोड़ा अलग है क्योंकि राज्य का अधिकार वहाँ पे अलग है और से केंद्र का अधिकार थोड़ा अलग है। इस मामले में कनाडा से लिया गया। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई तो 1892 अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने का, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, और 1892 में ही अगर पूछा जाए तो अधिकार प्रश्न पूछने की दी गई थी और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी 1892 के तहत ही लाई गई थी। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन से थे? तो जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कई बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब संचालन और नियम ये दोनों राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये जो आपका संविधान संशोधन है वो 91 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि ये जो आपका जो है ये कितना संविधान संशोधन के बाद तय किया गया था। क्योंकि पहले क्या होता था कि कई पार्टियों की सरकार बनती थी और कई मंत्रियां बन जाते थे, 150-200 मंत्रियों तक को बना दिया जाता था। तो इससे हमारे संवैधानिक ढांचा और संघवाद पे, जिससे हमारे संघवाद को नुकसान होता था, इस प्रकार से एक संविधान में संशोधन किया गया और एक 15% का दायरा तय किया गया। इससे ऊपर नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा 91 संविधान संशोधन था। क्या था? 91 संविधान संशोधन। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था और जेपीएससी जो 2015 या 14 का जेपीएससी हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि पंचायती राज सबसे प्रारंभ में किस राज्य में लागू हुआ था, तो पंचायती राज जो आपका लागू हुआ था राजस्थान में हुआ था 1959 के। ठीक है, और ये जो पंचायती राज दिवस जो बनाया था वो 24 अप्रैल को बनाया था और इसके प्रारंभ स्थापना हुई थी 2010 से। ठीक है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो अमजद अली जो थे वो सरोद बजाते थे। ठीक है, वो क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। ठीक है, स्वर्णिम पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, स्वर्णिम पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को स्वर्णिम पेगोड़ा का देश कहा जाता है। ठीक है, पूर्व की मोती श्रीलंका को और एशिया का मरी चीन को। ठीक है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6
बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो याद रखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कई बैंकों को सार्वजनिकरण किया गया है, तो याद रखिएगा, निजीकरण किया गया है, तो याद रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 1969 में यह किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगर पूछा जाए कि इस टाइम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थी, तो जो तत्कालीन वर्तमान प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, और ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग का जो था वो समिति, वो केसी नियोगी के नाम से किया जाता था। और आपको पता है कि योजना आयोग को नाम बदल के 2015 में नीति आयोग के नाम से कर दिया गया, और जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो हम लोग डायरेक्ट नहीं चुकाते हैं और किसी सामान या किसी लेन देन के माध्यम से या कोई शुल्क के माध्यम से चुकाते हैं, तो ये है उपरोक्त सभी, सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये सारे जो है वो आपके अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, और अगर प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा जाए तो इसमें आयकर, मृत्यु कर, उपहार कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता था 1987 से किया गया था। ठीक है, 1987 में किया गया था। और पूछा जाता कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए जाना जाता है? तो ओजोन परत के जो हम लोग संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। निम्नलिखित में कौन से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस। और सबसे, अगर पूछा जाए सबसे टफेस्ट और सबसे जो ओजोन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो क्लोरोफ्लोरो CFC जो प्रभावित करता है। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि सिमली जो पाल है वो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, और आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण जैवमंडलीय क्षेत्र को। जैसे नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में, सुंदरवन का डेटा सबको पता होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो जो सिमलीपाल है वो नेशनल पार्क जो है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा की राजधानी के बारे में बात किया जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदना एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर, तो राष्ट्रीय जो सुदूर संवेदना एजेंसी का मुख्यालय वो हैदराबाद। अगर ज़्यादातर अगर टेक्निकल चीज़ के बारे में पूछा जाए तो इसकी जो ज़्यादातर जो मुख्यालय केंद्र है वो साउथ इंडिया में पड़ता है, या तो कर्नाटका हो गया, तो हैदराबाद होगा, या तो तमिलनाडु होंगे। तो अभी इसका जो प्रश्न है एजेंसी है, उसका जो प्रश्न का आंसर है वो हैदराबाद है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुई है? तो 1974 में। और निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, सदिश अदिश आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो विद्युत धारिता एक सदिश राशि नहीं है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा? अगर पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है, जो भी अभी वर्तमान जो घूर्णन गति अगर उसको बढ़ा दी जाए तो जो विषुवतीय रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा? घट जाएगा। अगर गति बढ़ा दी जाए तो त्वरण का मान घट जाएगा। कहाँ पे? विषुवतीय रेखा पे। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो वह बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? दो समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो कितनी संख्या बनेगी? तो ये अनंत बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, अनंत बनती है। कलर जो ब्लाइंडनेस किसके द्वारा होता है? जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो किसके द्वारा होता है, और इसे दूर करने का जो माध्यम है, किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं कलर ब्लाइंडनेस में? तो कलर ब्लाइंडनेस में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो, इसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस है, तो ये इसका आंसर नहीं है। जो इस प्रकार जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ये आई थिंक ये जेनेटिक बीमारी होती है और इसका कोई इलाज नहीं होता है, कोई लेंस के माध्यम से इसका इलाज नहीं होता है। अमीबा को किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? मतलब अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो जो अमीबा है जो, वो उसमें विखंडन प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। जल पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक पर, गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घटेगा। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घटेगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? मोस्ट आई थिंक बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में कौन सा परिघटना जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? तो ध्रुवण जो है वो घटना प्रकाश में होती है लेकिन ध्वनि में नहीं होती है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो आपके जैसे फ्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, फ्राउस्ट ने दिया था, जैसे फ्राउस्ट ने दिया था। और किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? ठीक है, मतलब प्रेस एक्ट था जिसके माध्यम से भारत में जो उस टाइम के जो पत्रिकाएं थे उसमें प्रतिबंध लगा गया था। तो पूछा जा रहा है कि इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस पत्रिका ने
मतलब कि समर्थन किया था। तो ये पायनियर पत्रिका थी जिन्होंने इस एक्ट का समर्थन किया था। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ना प्रेस एक्ट को है 1978 में लाया गया था, और ये लॉर्ड लीटन के समय में लाया गया था। पूछा जाता है कि वर्ना प्रेस एक्ट कब लाया गया था, और ये तो 1878 ईस्वी। और कौन लाया गया था, तो किसके काल में, तो लॉर्ड लीटन के शासन काल में लाया गया था। और जो पायनियर पत्रिका थी वो वर्ना प्रेस एक्ट को समर्थन दी थी। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मतलब जब अंग्रेजों और आंग्ल मतलब जो अंग्रेजों या विदेशी विदेशी लोग जो आए हुए थे उसको आंग्ल बोला जाता है, ठीक है। और मराठा युद्ध मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ था उस शासनकाल वो किसके शासनकाल में, वहाँ उस टाइम के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है कि वो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। जो प्रथम, और ये इसका डेट के बारे में अगर पूछा जाए तो 1775 से 1782, ठीक है। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो उस्ताद जो मंसूर थे वो किसके शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये जो उस्ताद मंसूर थे वो जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार थे। किसके काल के थे, जहांगीर काल के थे, ठीक है। और आइए थोड़ा सा जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। जहांगीर शासनकाल में मुगल चित्रकाल चरम उत्सव पर था। पूछा जाता है कि सबसे जो स्वर्णिम काल चित्रकार का था वो किसके शासनकाल में, तो वो भी जहांगीर का था, ठीक है। और इसमें जो मुख्य चित्रकार थे इनके उस्ताद मंसूर थे, आगा राजा अब्बुल हसन और मोहम्मद नासिरी थे, ठीक है। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। द्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो माधवाचार्य थे, ठीक है। द्वैतवाद का जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था वो माधवाचार्य थे। दीवान कोई विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दीवान कोही की स्थापना किसने की थी। तो दीवान कोही की जो स्थापना की थी वो थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दीवान कोही। चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1194 में हुआ था, ठीक है, 1194 में। और अगर पूछा जाए किसके बीच थे तो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, ठीक है। और अगर तराइन का ये प्रथम युद्ध के बारे में पूछा जाए जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, तो ये 1191 में था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। वही द्वितीय विजय के बारे में बात की, द्वितीय तराइन युद्ध के, तो बट 1192 में थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज हार गए थे, ठीक है। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन सा था। लोहार वंश के संस्थापक जो थे वो संग्राम राज था, ठीक है। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। मतलब यहाँ कोई राइटर थे जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, तो वो कौन थे, तारानाथ, ठीक है। तारानाथ जो थे वो 16 विजेताओं के विजेता बताएं, वो बताएं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें जो पूछा जा रहा है कि जो अगर किसी जीवित शरीर के भीतर अगर कोई कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, इसका नॉक्रोसिस कहा जाता है, नेक्रोसिस कहा जाता है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक में मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। मतलब पुरुष लिंग में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा जो XY होते हैं वो पुरुष गुणसूत्र होते हैं, और जो महिलाओं में पाए जाते हैं वो XX होते हैं। और हमारे अंदर पूछा जाता है कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और पूछा जाए कितने होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। और जैसे इसका जो फुल फॉर्म है, जो ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्लोरोफिल के माध्यम से जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें क्या होता है, वो रासायनिक ऊर्जा ही होती है, ठीक है, वो रासायनिक माध्यम ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा आप समझ सकते हैं कि जो जिस ऊर्जा को हम पुनः बना सकते हैं, ठीक, उदाहरण नहीं है। तो जो परमाणु ऊर्जा है वो उसे हम पुनः नहीं बना सकते, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा है। बाकी पवन ऊर्जा को हम लोग फिर से बना सकते हैं, और जल विद्युत ऊर्जा को हम लोग फिर से बना सकते हैं, बायोगैस को हम लोग फिर से बना सकते हैं। आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न और 50वां प्रश्न है कि कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो स्तनपायी नहीं है वो शार्क है, ठीक है। बाकी चूहा, चमगादड़ और सभी स्तनपायी जीव है। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो मैं सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए डालता हूँ, ताकि स्पेशल ये कोई एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं है, ये सारे एग्ज़ामों के लिए है। तो ये आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे एक मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।